बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत आज पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ जमातों के जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, मुख्तलिफ रहनुमा हैं, वो शामिल हुए। इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब शरीक नहीं हुए, जनाब महमूद खान अरगज़ई साहब शरीक नहीं हुए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब शरीक नहीं हुए। बदकिस्मती से ये ऐसा मौका था जहाँ नेशनल यूनिटी की कंसेंसस की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल आज ये इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। इस इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार चंद अरकान की जानिब से ये भी किया गया कि इस अहम मौके पर भी, इस अहम मौजू पर भी, आज के दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदम शिरकत करना और ना आना एक बहुत बड़े क्राइसिस को इंडिकेट करता है। दूसरी जानिब ये कि इस ब्रीफिंग के अंदर ऐसे कौन से अहम मामलात थे जिनको डिस्कस किया गया, इस पर और इससे ताल्लुक़ रखने वाले दीगर सियासी उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जनाब तलात चौधरी साहब। चौधरी साहब, ज़रा ये फरमाइएगा, आज जो ये पार्लियामानी पार्टीज़ का इजलास था, वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग थी, अब किन उमूर पर बात हुई है मेनली वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीब साहब, यकीनन जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, और एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से और इसी तरह ही एक ईरान और इसराइल के हवाले से इस पे बातचीत के लिए इन कैमरा इजलास बुलाया गया था। सारी पार्लिमानी पार्टीज के सरबराह शामिल हुए हैं, सवाए पीटीआई और जो अपोजिशन लीडर उनके नामजद करदा थे वो नहीं आए। अच्छा चौधरी साहब, ये ओवरऑल क्या जो जितने भी मेंबरान थे, किसी को कोई फ़र्क पड़ा? ये मीटिंग तो बहरहाल इन कैमरा थी, हो गई, लेकिन कोई किस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि तमाम शख्सियात नहीं आई वहाँ पर? देखिए, कल बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत ने इनसे रब्ता किया। राना सनाउल्लाह साहब और हमारे पार्लिमानी अमूर के वजीर जो हैं वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए। उसके बाद वहाँ पर बाकी भी इनके अपोजिशन के लोगों से बातचीत हुई, जिस पर इन्होंने ये इस बात का आमादगी का इजहार किया कि ये कल जरूर आएंगे, और इसके लिए इन्होंने अपने 2 लोगों को नॉमिनेट भी कर दिया कि हमारे पार्लियामानी लीडर्स जो है 2 लोग वो शामिल होंगे। उस के बाद इनकी जो एक सियासी कमेटी है उसने कल शाम को इजलास किया, जिसके बाद इन्होंने ये फैसला वापस लिया। और ये हमारे लिए तो कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। पहले कश्मीर और इसी तरह फ़लस्तीन के मामलात पे भी ये अपने बुलाए गए इजलासों पे भी नहीं आते रहे। इमरान खान जो हैं, ये अपने बुलाए गए जो इजलास थे जिसमें इन्होंने खुद बुलाए थे अपनी हुकूमत के होते हुए, उसमें भी उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज साहब जाते थे, लेकिन ये खुद भी नहीं आते रहे। तो अभी भी ये इनका एक वतीरा है कि ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्हीं इश्यूज को ढूंढते हैं जो कि कौमी आपकी पॉलिसी से रिलेट करते हैं, जो कौमी मुफाद के इश्यूज हैं, उन्हीं पर ये आकर कोई ना कोई इस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। चौधरी साहब, अब जारी बात है, आपके कुलीग ही हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब। अब उन्होंने, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ आप ब्रीफली सुन ले, उन्होंने उनका जो गिला है ना वो अपनी जगह है, वो क्या फरमा रहे हैं? हम असूली मौके पर अपनाते हैं और कॉन्शियस बेस्ड करते हैं। लास्ट टाइम भी ये कहा था कि अगर आपका वालिदैन से ये सलूक हो तो कब तक बच्चे आपके साथ फंक्शन मनाते रहेंगे। और हम सियासी पार्टी है, सियासी सोच रखते हैं, मुल्क के वकार और इसकी पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं फोटो सेशन में आपके साथ नहीं बैठ सकते। आप हमें भी वर्थ समझो, हमारी आवाज को भी समझो। तो अगर आप इतना ज्यादा हमारे लीडर के साथ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इतने 3 करोड़ वोट हम लेके आए हैं। 319 पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त पीटीआई के, सेनेटर, एमएनएज और एमपीए समेत करके 4 सूबों में नुमाइंदगी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इनको अगर आप इतना आइसोलेट करेंगे तो फिर तुम सेशन आपने लिए कर लो, हम अलग रहेंगे। जॉय साहब, आपने सुन लिया, अब क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इससे? देखिए, जो गौहर साहब हैं और इवन हमारे अपोजिशन लीडर जो कौमी असेंबली के या वो सेनेट के, इन बेचारों की कोई वक़्त नहीं है। वो 2 बहनें हैं, वो तू करके इनसे बात करती हैं। ये बेचारे गुलाम हैं। ये जब तक गुलामी से उस फैमिली की नहीं निकलेंगे, ये सियासत ना पार्टी कर सकेगी ना ये कर सकेंगे। और इनसे पूछें एक दफा, क्या इन्होंने जब चैम्बर गए हैं राना सनाउल्लाह साहब
और उसके बाद इनसे जो बातचीत होती रही है इसी मीटिंग के हवाले से, क्या इन्होंने कमिट नहीं किया, इन्होंने अपने बंदे नॉमिनेट नहीं कर दिए, और उसके बाद ये फिर आपस में लड़े हैं उस मीटिंग के बाद भी, जब सियासी कमेटी ने बगैर किसी मीटिंग के इस पूरे फैसले को जो इनकी पार्लिमानी कमेटी ने किया था उसको मुस्तरद कर दिया और उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंका, और उसके बाद ये आपस में भी लड़ते रहे हैं सुबह तक कि ये गलत किया, हमें जाना चाहिए था। तो बात ये है कि ये मामला, इसलिए ये बेचारे खुद बिल्कुल इनके पास ना कोई इख्तियार है, और रही सही जो इज्जत है वो इनकी दो बहनें जो हैं वो तू करके इनकी पूरा कर देते हैं। चौधरी साहब एक सेकंड, अभी आपने जो फरमाया उससे मुझे ये लगता है कि आप ये फरमा रहे हैं कि पहले ये एग्री कर गए थे कि कोई इन्होंने बंदे नॉमिनेट कर दिए। जी बिल्कुल एग्री कर गए थे, जी बिल्कुल एग्री कर गए थे। इन्होंने अपने दो लोग नॉमिनेट भी कर दिए थे। अगले दिन सुबह प्राइम मिनिस्टर जो हाउस में इजलास था उसके लिए। अच्छा, और ये फिर बैक ट्रैक कर गए। बट चौधरी साहब अगर मेनली देखें, क्योंकि आप इससे डील कर रहे हैं ना, आप इस्लामाबाद में होते हैं, मुतादिद चीज़ें हम देखते हैं। अभी पिछले दिनों जो सारी कार्रवाई हुई खान साहब के इलाज से मुतल्लिक, कोई टीम आ रही है, कोई जा रही है। चौधरी साहब अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करें, माजी भी आप देखें, आप खुद अपोजिशन में रहे, मियाँ साहब का इलाज, मियाँ साहब के मसाइल, सबके ज़ाती मौलिज भी होते हैं। मियाँ साहब के मौलिज भी बहुत दफ़ा उनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन कभी मौका मिल भी जाता था, उनको किसी मेडिकल बोर्ड में भी शामिल किया गया। यहाँ पर अगर आप बुला लें फैमिली को, मेडिकल के लोगों को, उनके बोर्ड के जो उनके ज़ाती मौलिज हैं, तो शायद ये इशू बनता ही ना। ये इशू तो आपने खुद क्रिएट करवा दिया है। नहीं, इशू तो इनके पास अब रह ही गया है ना जी, मुलाकात के अलावा इनके पास इशू रह कोई नहीं गया। इशू इन्होंने जॉइंट अपोजिशन बनानी थी, एक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट बनानी थी, एक पूरे पाकिस्तान में कभी वकला को मिलाते हैं, कभी ताजरों को, कभी कहते थे कि एक नया या बहुत बड़ा एक मूवमेंट चलेगी। वो सारी चीजें उसके बाद असेंबली के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर सके। फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से केपी पे इन पे बेशुमार सवाल उठे हैं। फिर बात जब आप सियासी जमात को गैर सियासी अंदाज में चलाएंगे और फैसले गैर सियासी अंदाज में करेंगे, तो फिर आप देख लें, फिर यही अंजाम होगा कि आप इस्तीफे दे दें, असेंबलियां तोड़ दें, आप उसके बाद कमेटियों में शामिल ना हों। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर तनख्वाहें भी ले रहे हैं, गाड़ियां भी रखी हुई हैं, लॉजेस में भी रह रहे हैं, सिर्फ एक, और इसी तरह ही आप सियासी अंदाज से ना चलाने की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। अपोजिशन लीडर भी बदल लिया, वजीर आला भी बदल लिया, ये दो दफा और भी बदल लें, जब तक सियासी अंदाज नहीं अपनाएंगे कोई भी ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चौधरी साहब, जब आप सियासी अंदाज की बात कहते हैं तो माजरत के साथ वो क्या करें, को मिन्नत तरला करें आपका, एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का, क्या करें? बात है सियासी अंदाज। देखें मेरी बात सुने, जितने इनके सियासी रहनुमा हैं, चाहे परवेज लाई से लेके और शाह महमूद कुरैशी, और उसके बाद मैं आपको कई दर्जन गिनवा देता हूँ, केपी के जो इनके सीनियर लोग, सब कोई आपका इनका डिसीजन मेकिंग में है। कोई बंदा इन्हें एक नहीं मिला कि ये अपोजिशन लीडर बना देते ये कौमी असेंबली में या उधर। और उसके बाद जो बनाए हैं उनकी इज्जत ये है कि उसकी बहन जो है वो तू करके बात करती है कि तो ये कौन होते हैं फैसला करने वाले, यानी अपोजिशन लीडर वो कोई फैसले की उसकी। तो ये सियासी नहीं, ये एक खास, जिस तरह ये पार्टी पहले चलती रही, पहले भी आपको पता है जिन्होंने चलानी थी वो चलाते रहे हैं, सियासी तौर तरीके तो अपनाए नहीं। अब तो बिल्कुल, और इसी वजह से सियासी लोग भी इनसे बदजन है। ये लोग जो टीवी पे बयान देते हैं, ये बेचारे कमरों में बैठ के वो बातें अब करते हैं और मजबूर हैं कि वो इनके साथ खड़े होने पे, नहीं तो वो होना भी नहीं चाहते। बट चौधरी साहब एक बात, क्योंकि अब ये भी, क्योंकि आपने खुद उनका जिक्र किया 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब की हमशीराओं का, वो आप पर इमरान खान साहब को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगा रही है कि आपका असल टारगेट वो है। वो तो सुन लेना उनका गिला क्या है। कि हम बड़े क्रेडिबल डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। मीडिया वालों का क्या नहीं देखा हुकूमत की, हम बात मान लें, जो इमरान खान को मारना चाहते हैं उनकी बात मान लें कि वो इमरान खान का इलाज करवा रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, चोर और झूठे हैं, और कोई इनका साथ देता है या उनकी जुबान बोलता है, उनको भी इखलाकियात आ जानी चाहिए। तो साहब, आप पर ये इल्ज़ाम है कि आप इमरान खान साहब को ख़त्म करवाना चाहते हैं, यानी क्या हुकूमत? देखिए, हुकूमत का जब तक वो जेल में है, ये हुकूमत का फर्ज है कि वो उनकी पूरा तहफ़्फ़ुज़ करें, उनकी हर तरह से, और उनकी जो उनकी
राइट्स हैं जो भी किसी प्रिजनर्स के हो सकते हैं वो उनसे ज्यादा इनके पास है। किसी के पास इस तरह 6 कमरे नहीं है, एक्सरसाइज मशीनें नहीं है, अपना डॉक्टर नहीं, अपना कुक, अपनी क्या कहते हैं वहाँ पूरा एक एरिया उनके पास नहीं है। इस तरह डॉक्टर, जिस तरह बोर्ड बाकी किसी के नहीं बनते, और इनका इलाज आज भी उनकी नजर की बात करते हैं तो किसी जवान आदमी से बेहतर है। आप भी मुनीब साहब अगर ग्लासेस उतारें, आपकी उम्र उनसे आधी होगी, आपकी उस तरह की नजर नहीं है जिस तरह की इस वक्त बानी पीटीआई की है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें अब एक हमदर्दी कार्ड है और एक मुलाकात कार्ड है, इसके अलावा तो सियासत रही कोई नहीं। और सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जो वो है कि किसी तरह अलीमा खान चाहती हैं कि कोई ऐसा इशू बने, कोई ऐसा हादसा हो और उस हादसे के बाद वो उसकी बेनिफिशियरी बने, और वो हर सूरत कोशिश कर रही हैं कि वो बेनिफिशियरी बने और उनके भाई के साथ कोई हादसा हो। ये जो रिहाई फोर्स है चौधरी साहब, आप क्योंकि वज़ीर दाखिला है, वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत है, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सारा कुछ आपको सामने ही हो रहा होता है। अब वो कह रहे हैं कि ईद तक का वक्त है, फोर्स भी बनेगी और फिर इमरान खान साहब की कॉल आएगी तो सारे मुल्क में लोग निकलेंगे। आपका बर्ताव वही होगा जो नवंबर 2024 में था? ये गुजारिश है, ये टाइगर फोर्स भी बनी थी, ये फोर्स भी बन जाएगी। ये सारा एक टाइम गुजारने का। वो वजीर आला है बेचारा, वो किसी तरह अपनी वजारत आला चलाना चाहता है, वो किसी तरह इनसे बचता, इन बहनों से और उस कैदी से कि किसी तरह मैं उसकी नजर से बचा रहा हूँ और हीरो बना रहा हूँ और वजीर आला रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ अपनी बचत के लिए उसने ये अनाउंस किया है, और इसमें कोई चीज ना इससे कोई फर्क पड़ेगा ना इसके कुछ होगा। और ये सारा कुछ इनकी पार्टी के अंदर ये सब कुछ सिर्फ अपने बेचारे सर्वाइवल की जंग के लिए ये उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इसकी क्या कहते हैं फोर्स बना देते हैं। चौधरी साहब, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि जो ये सिलसिला चल रहा है अभी, जारी बात है, अगर इसके अंदर तलखी पैदा हो जाती है जो कि सियासत में ऑलरेडी मौजूद है, इसके नताइज क्या होंगे सियासी तौर पर? हुकूमत के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी अपनी जगह है, आप इतने महाजों पर डील कर सकेंगे? सियासी क्राइसिस तो मौजूद है इस वक्त मुल्क के अंदर। देखिए, कोई सियासी क्राइसिस नहीं है। देखिए, इन्होंने कोशिश की थी बैनुल अक़वामी तौर पे इस इशू को बनाकर कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है वो प्रेशराइज करेगा, वो पता नहीं क्या रोल प्ले करेगा। देख लें, उसमें भी फेल हुए हैं। फिर उसके बाद दुनिया में हमारे बाकी जो दोस्त ममालिक है, किसी की तरफ से आज तक कोई प्रेशर नहीं आया। अंदरूनी तौर पे ये अपनी जमातों को जो कि वो उनको साथ नहीं मिला सके, ये किसी किस्म की सियासी मूवमेंट नहीं बना सके, ये असेंबली के अंदर कोई ऐसा नई माहौल बना सके, और ये सारा कुछ सिर्फ इसकी वजह ये है कि इनके आपस की जो जंग है और इनकी बहनों जो हैं वो किसी सूरत, पहले इनकी बीवी थी, कोशिश करती रही कि मैं कब्जा कर लूं, और अब इनकी बहनें हैं। बस इसी में गैर सियासी रवैये और गैर सियासी फैसलों की वजह से खुद भी यहाँ पहुंचे हैं और अपनी पार्टी को भी बचाया। चौधरी साहब, आखिर में ये जो अफगानिस्तान में ग़ज़्वुल हक़ चल रहा है, बड़ा कामयाब ऑपरेशन है, ये आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों दहशतगर्दी इस्लामाबाद में भी हुई, इमाम बारगाह को भी टारगेट किया गया। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसका बैकलैश आ सकता है अफगानिस्तान की जानिब से? देखिए, बिल्कुल इसका बैकलैश आ सकता था। उनके पास कोई लॉन्ग, वो जब कहते हैं ना कि हम लाहौर और इस्लामाबाद तक आएंगे, तो उनके पास कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल तो है नहीं। उनके पास यही बचाया, ये ऐसी रियासत है बदकिस्मत के जो 14-14, 15-15 साल के बच्चों को खुदकश बनाकर, जश्न मनाकर भेजती है। नहीं तो कोई दुनिया की ऐसी रियासत नहीं जो बच्चों को खुदकश बनाए। बच्चों की सेहत, तालीम, उसके मुस्तकबिल की बात करते हैं। ये वाहिद रियासत है जो बनाकर भेजती रही, और वो हमारा ख्याल था कि ये बिल्कुल, और पहले 2 दिन जो दहशतगर्दी के हवाले से जो वो उसमें इजाफा हुआ था नंबर में, लेकिन उसके बाद ये पिछले कुछ दिनों से 4 से 5 दिनों में इस पे कमी आई है। और बाकी एक जब रियासत ने इरादा कर लिया है और दहशतगर्दी कि ये नहीं चलने देंगे, तो जितना ये हिट होंगे, जितनी ज्यादा कमजोर होंगे, जितने ज्यादा इनको ये मजबूर किया जाएगा कि इनके अंदर जो गरीला एक वॉरफेयर का वो डीएनए में इनके घुस गया, ये रियासत बन गए हैं, रियासत की तरह बिहेव करें, ये गुरीला ग्रुप की तरह बिहेव ना करें। तो जब तक ये अपने उस बिहेवियर को चेंज नहीं करते, तो इनके बिहेवियर को चेंज करने से के लिए हमने बातचीत से शुरू किया था, और अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इससे बिहेवियर इनका बदल रहा है। अब ये बातचीत के लिए ख्वाहिशमंद है,
अब ये बैठने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन अब बैठेंगे हम उस वक्त जब हम महसूस करेंगे कि इनके अंदर वो विल या रिजॉल्व है कि ये एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे और जिम्मेदार रियासत के तौर पे वो अपने वादे पूरे करना चाहते हैं जो इन्हें करने चाहिए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला मेरे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और जनाब आमिर राज राना साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का। जन साहब, सबसे पहले अब इसे एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिटिकल कंसेंसस नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर भी नहीं होता, बट कीपिंग इन माइंड जो इस वक्त ईरान इसराइल का मामला चल रहा है, ऑब्वियसली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, हम इंगेज्ड हैं बड़े हैविली, एक मेजर ऑफेंसिव हमारा अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ है जिसके अंदर यूनिटी पैदा करने की ज़रूरत है? नेचुरली उसका एक मिलिट्री एस्पेक्ट जो है वो तो केटर हो रहा है, बट हमारी सेंसिटिविटीज़ क्या हैं इस वक्त आपके नज़दीक? जी मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और राना साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिक्योरिटी चैलेंज है। उसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो रही है, और उसको अभी जो इकोनॉमिक्स हमारी खराब हुई है, ऑलरेडी जो अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन है या जो इंटरनल सिक्योरिटी बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ अब ईरानियन एप्लीकेशन ने उसमें और मल्टीफोल्ड कर देना, और बड़ी स्पीड में अब ये इकोनॉमिक्स का जो प्रेशर्स है हमारे ऊपर आएंगे, जिसका फिर ओवरऑल एक इम्पैक्ट हमारी सिक्योरिटी के ऊपर आएगा। तो यही तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज इस वक्त मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के, और सिक्योरिटी के चैलेंज को मीट करने के लिए मुनीब साहब जो हमें जरूरत है दो चीजों की है। एक है पॉलिटिकल क्लैरिटी की, और वन नेशन वन नैरेटिव। अब जब तक पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं हो, आप जितने मर्जी ऑपरेशंस कर लें, चाहे पाकिस्तान में कर लें, अफगानिस्तान में कर लें, किसी बॉर्डर पे कर लें, जब तक वन नैरेटिव और पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं होगी, यूज ऑफ मिलिट्री विल ब्रिंग नथिंग बट क्यास फैलता है। लोग मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहते हैं, आवाम को आप बददिल करते रहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं, नैरेटिव्स चेंज होते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक छोटा सा मुजाहरा भी देख लिया, ये जब सुप्रीम लीडर अली खamenei साहब की शहादत हुई, कराची में हमने उसका मुजाहरा देख लिया, किस तरीके से लोग पाकिस्तान को नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं जो बाहर से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज हमें चाहिए जी इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज है कि हम सबको एक नैरेटिव के साथ, एक पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ, बाकी पॉलिटिक्स होती रहेगी, राना साहब जरा बेहतर कमेंट्स कर सकेंगे, पाकिस्तान होगा और ये चैलेंजेस बढ़ेंगे। अब जो अगला फ्यूचर का ईरान आने वाला है, मैं ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तान पे कोई क्योटिक ईरान में क्यास, तो अगर वो छोड़ के चले जाते हैं इराक की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, तो उसका भी स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे तो आएगा। और पाकिस्तान के खासतौर पे जो दो एरियाज हैं, हमारे जो नेबरिंग एरियाज हैं, जो सिस्तान का और ईरानियन बलोचिस्तान के, इस पे आगे चल के बात कर सकते हैं, तो वहां पे क्रिटिकल सिचुएशन होगी, ये सिक्योरिटी और बड़े खराब ही होगी जी। अगर ये आप कहें, शुक्र है पहली दफा क्लैरिटी के साथ अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुए हैं, उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए पॉलिटिकल क्लैरिटी और नैरेटिव का एक होना बड़ा जरूरी है। अच्छा राना साहब, आज आपने देखा जो इस वक्त हालात हैं, वो वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग के लिए बुलाया, लेकिन अगर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिवली देखें, क्या ये डिमांड दुरुस्त नहीं है कि आप पार्लियामान को ब्रीफिंग दें या पार्लियामेंट्री लीडर्स को, अहम शख्सियात को बुलाना, एक बंद कमरे के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग देना ज़रूरी है? क्योंकि जो हमें यहाँ ठीक है डिमांड नाजायज़ हो सकती है कि पहले खान साहब से मुलाकात कराएं, ये कराएं, वो कराएं, लेकिन ये तनकीद हुकूमत पे भी हो रही है कि आप पार्लियामान को क्यों नहीं ब्रीफिंग देते हैं, एंड वाई सेलेक्ट ग्रुप जिसको आप बुला रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, और जनरल साहब को भी मेरा वालेकुम अस्सलाम। असल इशू ये है कि जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ना, उससे मुझे लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत बात समझाऊँ उनकी, कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे बड़ा गैप मौजूद है और उनको यानी पीटीआई को एतमाद में लेना चाहिए। इनकी बात से मुझे ये लगा। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, वो पार्लियामेंट की मुश्तरका जो सिक्योरिटी कमेटी है जिसमें पूरी पार्लियामेंट थी, वो तो उससे भी निकल जाया करते थे। ये आप मतलब रूटीन की बात नहीं है, ये उनकी ज़ात का सबसे आगे बढ़ के होना है कि नहीं मैं नहीं बैठूँगा इनके साथ। तो वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं बैठते थे, आर्मी चीफ बैठ रहे हैं, DGI बैठ रहे हैं, बाकी लोग बैठ रहे हैं, और यही जो अपोजिशन है इनके सारे बड़े लीडर अंदर थे, इसके बावजूद ये आके वहाँ पे बैठा करते थे। ठीक, तो जो बहुत अच्छी बात है, किताबी निसाबी बात है कि जी बिल्कुल होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, इन सबको चूम चाट के दोबारा बिठा लें पार्लियामेंट के अंदर। ये फिर क्या करेंगे आप?
जी 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 जनरल साहब जी राणा साहब, माय अपॉलॉजीज, जस्ट इंटरजेक्शन, बहुत माजरत। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो केपी में कंफ्यूजन है, ये जो कंफ्यूजन है ना, जिससे भी पॉलिटिकल फोर्सेस ने, जिससे भी ये कंफ्यूजन है, इनको दूर करना है। इसमें रोड़े नहीं अटकाए जा सकते कि अभी ये कंफ्यूजन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, फेडरल एंड सूबाई सब ने मिलकर इसको एड्रेस करना है। खुदारा ये इंडिविजुअल्स के साथ इसको अटैच मत कर दे किसी पॉलिटिकल को, चाहे पाकिस्तान को नुकसान ना हो। ठीक, पॉइंट टेकन जी जी राणा साहब। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ ना। देखा, हम किताबी निसाबी बातें करके नहीं चल सकते। हम हकायक की दुनिया में रह रहे हैं और उसी पे तज्जिया करते हैं। हमारे हकायक थे 10 मई, एक हकायक था 9 मई, एक था 26 नवंबर। 10 मई में हम कंसेंसस इवाल्व करते रहते कि आओ यार साढ़े नाल बैठो, फिर साड़ी गल करेंगे, फिर इंडिया ਨੂੰ मारांगे। ये नहीं हो सकता। आपको जवाब देना था, आपने जवाब दिया, पूरी कौम आपके साथ खड़ी थी। आज जब हमने अफगानिस्तान में ठुकाई शुरू की है और प्रॉपर की है तो लोग खुश हैं इस बात पे। ये जो हम बातें करते रहते थे ना जी, हम कंसेंसस कर रहे हैं जी, केपी नहीं मान रहा जी, बलूचिस्तान में ये हो रहा, भाई आपका जो काम है काइनेटिक फौज ने शुरू कर दिया, ये पीछे हो जाएगा। क्योंकि आप अगर इन्हें मनाते रहेंगे ना, वो निकलते रहेंगे बीच में से आके। अब मैं क्या मिसाल दूं आपको, ये नहीं बैठते हैं। ये बिल्कुल सियासतदानों का मतलब एक पॉलिसी है पीटीआई की, वो अपनी हुकूमत में नहीं बैठती थी अपोजिशन के साथ। अब आप तवक्को कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का है, अपोजिशन लीडर के पास चले जाएं, मना लें। लेकिन उन्होंने अपने सीनियर 3 लोग भेजे, राना सनाउल्लाह गए, दावत दे के आए, लेकिन वो उन्होंने फिर वही बात की। वो आ जाते, क्या ये पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती थी कि हमारे लीडरों को रिहा करो, हम उनसे होगा तो फिर हम आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आएंगे? नहीं, वो लोग गए ना, इंडिया के साथ मैच पड़ा हुआ था, आपने बुलाया, आपने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बुलाया, वो दोनों दफ़ा चले गए। ये होता है एहसास जिम्मेदारी। अब आप अगर इमरान खान की वजह से जो नेशनल जिम्मेदारी आपको कौम ने दी है बतौर मुंतखब नुमाइंदे, आपको मेरे हिसाब किताब में एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में करते और बाहर आके प्रेस टॉक करते कि हमने इनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने जो भी कही देख लिया हमने, लेकिन हमने कहा है कि आप इस बात को करें, तो ये जेस्चर इनका बिल्कुल और हो जाता। ये जो इफ़ एंड बट्स नेशनल सिक्योरिटी पे लगाते हैं ना, तो सर थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, जो कि हमारी कौम खड़ी है और हमारी रियासत भी खड़ी है, हमारी हुकूमत भी खड़ी है, कि आपको जवाब देना है। क्या वो इमरान खान की वो बात कर लेते कि जनाब मैं क्या हमला कर दूँ, या वो जाके शिकायतें लगाते रहते ईरान में बैठ के अपनी एजेंसी के खिलाफ? ये काम करते रहे आप बैठ के बतौर वजीर आजम? या आपको वो काम करना है कि DGISPR कहे कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 मई में हमें गो एड दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान में गो एड दिया है, हमने जो फैसले किए हैं मिल के किए हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहे, सब चीज़ें पब्लिकली कह रहे हैं। तो ये नेशनल हार्मनी के लिए पहला कदम तो ये है कि स्टेट कहाँ खड़ी है। फिर उसके बाद ये तमाम हुज्जत ज़रूर हुआ और किया जाना चाहिए, दोबारा कर लें। मैं इस पर नहीं कह रहा कि आप ब्रीफिंग ना दें, आप उनकी बात आप मान लें, लेकिन ये जो शर्त लगा के उन्होंने रोका अपने आप को, आप अब बुला लें। वो फिर भी ये कहेंगे हम तब आएंगे नेशनल उसमें मुश्तरका इजलास में, जब आप इमरान खान से हमारे वकीलों को मिलाएं। बिल्कुल मिलवाना चाहिए, हम नहीं कहते, वकील भी मिले, फैमिली भी मिले, डॉक्टर भी मिले, लेकिन ये चीज़ें कहीं और तय होनी है। आप में प्रेशर था तो आप 8 फरवरी को कर लेते, फिर आपका प्रेशर मान लिया जाता, आप घुटनों के बल ले आते स्टेट को, इस्टेब्लिशमेंट को, तो बात मान ली जाती। मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सामने खड़े होकर हकायक देखते हुए बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को और स्टेट को अपने फैसले करने हैं, कर लेने चाहिए। हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, हमने ईरान में शहादत पे अली खामनाई की मजम्मत की, उसके हमले की मजम्मत की, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के नवाज शरीफ ने की, PMLN के सब ने की, और खुल्लम खुल्ला की। और जहां हमारा सऊदी पैक्ट था वो हमने उसके ऊपर किया, और कल इसहाक डार साहब ने उसको पब्लिकली ऐलान किया कि हमने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में मीडिएशन की, कि जो काम पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी उस मुआहदे की है जो हमारा अशरों से चल रहा है सऊदी अरब के साथ, और अब फॉर्मलाइज हो चुका हुआ है। तो ये नहीं हो सकता ना कि आप अपनी अफराधी कुव्वत भी रखें वहाँ पे, आप ज़र मुबादला भी कमाएं गल्फ कंट्रीज से सारों से, और यहाँ आके कहें कि नहीं जी हम नहीं चल सकते इस तरह के। इसराइल से बात करना और बात है, अमेरिका से बात करना और बात है। इसराइल से हमारे ताल्लुकात नहीं है, हमने बात करनी है तो उससे करनी है। क्या पाकिस्तान ने ऑफर नहीं की थी कि आप हमारे साथ बैठ के, तुर्की के साथ बैठ के कहीं पे भी ईरान मुज़ाकरात कर ले? लेकिन ये ईरान की चॉइस थी, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है कि वो ओमान में चले गए, बिल्कुल ठीक बात है, ये उस मुल्क का फैसला है। पाकिस्तान तो ऑफर ही कर सकता है ना। यही बात अपोजिशन के साथ है कि आपने कोशिश की, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को फिर कर लेनी चाहिए, अपनी टीम भेज देनी चाहिए कि मुश्तरका इजलास कर लें। वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे पहले हमारी पहली शर्त यह है कि हमारी फैमिली को मिलवाया जाए। ये अब गवर्नमेंट ने फैसला करना है और रियासत के इदारों ने करना है कि इमरान खान के बयानिए से वो क्या समझते हैं, कि जो वो पैगाम देते हैं, और जो पिछली दफ़ा डॉक्टर उज़्मा ने 2 दिसंबर को ब्रीच किया, जिसके बाद बिल्कुल सारी चीज़ें ख़त्म हो गई कि नहीं, वो वहीं खड़े हैं, फ़ौज और अवाम के दरमियान में दरारें डालने का बयान आता है उधर से मिलने के बाद। तो ये बात तो फिर ये जो लीडर हैं
ये कहते हैं ना मेरी गारंटी है महमूद खान अचकज़ई की, इमरान खान की गारंटी ये भी नहीं दे सकेंगे। जन साहब, एक आपने कंफ्यूजन को एड्रेस किया, आपने कहा ये बियॉन्ड कंफ्यूजन होना चाहिए कुछ चीज़, खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामला। देखिए सर, अभी आपने जैसे खुद कहा कि ये बड़ा एक वेलकमिंग डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान के साथ विद अ वेरी क्लियर माइंड हम ऑफेंसिव कर रहे हैं। आई डोंट, उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो मुझसे आप बेहतर समझते हैं कि हमारा जो भी होगा एंड गेम, इधर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बफर जोन लाइक टर्की या जो भी वट एवर विद सीरिया जो भी हुआ। लेकिन एक इशू यहाँ पर ये है कि जिस कन्फ्यूजन की आप बात करें वो स्टेट लेवल पर तो नज़र नहीं आती, अमंग्स पॉलिटिकल पार्टीज़ है। क्या किसी भी रियासत के या हुकूमत को ख़ुद को हॉस्टेज समझना चाहिए कि नहीं हमारा नेशनल कंसेंसस नहीं हो रहा, हमारी फलानी पार्टी नहीं आ रही, एक बड़ी जमात है वो एक बैठक के अंदर नहीं आ रही, या स्टेट शुड मूव ऑन रिगार्डलेस के पॉलिटिकल कंसेंसस बनता है या नहीं बनता? देखिए मुनीफ साहब, जो भी राना साहब भी बात कर, स्टेट तो इज मूविंग ऑन, स्टेट तो रुक नहीं रही है, स्टेट अब भी मूव करती रहेगी। जो मैं जिस लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, मौजूदा एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर के जो खतरात हैं, मैं एक डिकेड की बात कर रहा हूँ, मैं 15-20 सालों की बात कर रहा हूँ, उस वक्त के बाद का जो पाकिस्तान है मैं उसका कह रहा हूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट को करने के लिए हमने देखे ना, अभी कंफ्यूजन ये है कि नैरेटिव के ऊपर इश्यूज है। आप सोशल जो हमारा जंग शुरू हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, उसी स्पेस पे फिर वो इंडियंस आते हैं, अफगानीज आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उसी स्पेस से फिर वो एक मौका मिलता है और उसी को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें अब ये कंफ्यूजन्स दूर करनी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा का भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, आई कैन अंडरस्टैंड, वो मैं पॉलिटिकल बात ज्यादा नहीं करना चाहता कि उनकी जो जिद है वो एक इंडिविजुअल तक रुक गई है। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। स्टेट तो रुक नहीं रही, स्टेट तो अब भी नहीं रुकेगी, आगे भी नहीं रुकेगी, स्टेट को कोई रोक भी नहीं सकता। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई स्टेट को रोक लेगा। बट जब कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, अभी देखिए वी विल हैव अ न्यू ईरान वेरी सून। मैं इजराइल से ज्यादा जो ईरान के अंदर का क्यास है उसको मैं स्टडी कर रहा हूं कि वो क्यास कैसा होगा, कुर्ज क्या कर रहे होंगे, अजरीज क्या कर रहे होंगे, सिस्तान का बलोची क्या कर रहा होगा, कितना पैसा वहां पे आने वाला है। जब इनकी मिलिट्री पॉलिटिकल सिस्टम अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे स्टेबल रहे, अल्लाह करे ईरान, ये जब कोलैप्स होगा तो फिर हमारे बॉर्डर्स पे क्या होगा। तो दैट इज वेयर आई एम लुकिंग एट। तो वहां पे हमने इसको लेके जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ वन नेशन वन नैरेटिव की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमें इसके ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर तो किसी को कोई कंप्रोमाइज इस पे अपनी जात को आगे नहीं लाना चाहिए। यस, जो भी होता है, अगर असेंबली में इजलास होना है, जो भी मेथोडोलॉजी है, वो अगर बेस्ट पॉसिबल करने के बाद कोई कंफ्यूजन करेगा तो ऑलरेडी पाकिस्तान इज आल्सो मूविंग फॉरवर्ड। अब स्टेट सिर्फ मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही, पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड कर रहा है। ये जो अभी राना साहब ने बात की कि इट इज अ वेलकमिंग माहौल है पाकिस्तान में ऑपरेशन अगेंस्ट तहरीके तालिबान अफगानिस्तान। ये वॉर तो नहीं, ऑपरेशन ही है तालिबान के खिलाफ। तो वो प्राइमरीली इसलिए वेलकम कर रहे हैं कि स्टेट रुक गई थी, तो स्टेट तो और पाकिस्तान रुक रहा था, वो आगे चलता जाएगा, उनको भी नुकसान होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा बेहतर माहौल में हम चीजों को लेकर आगे चले। बाकी लॉफेयर अपने जगह लेना जी, हम इंडिविजुअल्स को जब अलग करके उनके ऊपर सब रुक जाते तो फिर लोग खुद ब खुद उनको छोड़ देंगे, ज्यादा प्रोलॉन्ग ये चीजें चल नहीं सकेंगी। राना साहब, तनकीद आप पर भी बहुत सी होती है, ज़्यादा तो मुझे भी बेशुमार तनकीद का सामना करना पड़ता है। बट हमारे लिए अगर हम रिवर्ट ख़ुद को रिकॉल करें तो शायद हमारे लिए अहम ये है कि मुल्क की अहमियत इज़्ज़त क्या है। चाहे वो 2019 में भारत की दरअंदाजी हो तो उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ है, आज भी मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आज भी ये कहा जा रहा है या आज भी ये बात हो रही है कि आप पाकिस्तान को कैसे, जैसे जन साहब ने कहा कि पाकिस्तान इज़ मूविंग ऑन, बहुत अच्छी बात है, बट एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़ी उसके ओहदेदार, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, उनके मुताबिक आप नेशनल कंसेंसस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप एक लीडर को आपने कैद किया हुआ है और आप जो फैसले कर रहे हैं वो आपका मैंडेट ही नहीं है, लिहाजा ये तमाम फैसले मुतनाज़ा हैं और आपकी पॉलिसी भी मुतनाज़ा है। ये तो बात पहली दफ़ा तो नहीं ना कर रहे वो, चाहे वो आज अपोजिशन लीडर की हैसियत में बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल हैसियत में। दोनों मोहतरम शख्सियात है, चाहे वो अचकज़ई साहब हों, चाहे वो राजा नासिर अब्बास साहब हों, उनके अपने स्टांस हैं, पॉलिटिकल स्टांस है ना। तो ठीक है ना, जो इख्तलाफ राय है वो तो बेहतरीन चीज़ है ना। कैसे आप कह सकते हैं कि सारे एक जैसे होंगे। मेरा एतराज़ ये था कि ये जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं दोनों हजरात, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, ये तो अपने ओहदे तो नहीं है इनके,
तो उनकी तो हुकूमत में भी यही पॉलिसी थी कि हमने अब कोई कंसेंसस करना ही नहीं है। वो कब कर रहे थे कंसेंसस? इसलिए मैंने ये बात कही कि अगर आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर तो आप फैसले नहीं ना कर सकते। आपने एतमाद में ले लिया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि हम सबके पास चल के गए। ये तो नहीं ना किया कि टेलीफोन चले गए जी आप आ जाएं, कि जी हमें तो कोई बुलाने नहीं आया, हमें तो कोई मनाने नहीं आया। ये कोई शरीका थोड़ी था, ये हुकूमत का काम था, हुकूमत का फ़र्ज़ था कि तमाम लोगों को एतमाद में ले के पहला फैसला किया कि पार्लिमानी क़यादत को करना है। जब उनको कहा गया कि आप इसको मुश्तरका इजलास में ले आएँ तो राना सनाउल्लाह का यही जवाब आया ना कि ये बात आप प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करें, हम ले आएंगे वहाँ पे भी। और ब्रॉडर कंसेंसस अगर आपको लेना है, वहाँ पे करारदाद लेनी है या कोई तमाशा बनाना है, मतलब अगर वो दुआ के वक्त खामनाई साहब की शहादत पे और ईरान के अंदर जो शहादतें हुई हैं और उसके ऊपर अगर अपोजिशन लीडर को रोकना पड़ा है तो आप देखें कि वो कहाँ खड़े हैं ज़हनी तौर पे। वो सुनने के लिए तो आते ही नहीं है, वो तो अपनी बात सुनाने आते हैं कि हमने क्या करना है। तो ये तो चाहे आप कमेटियों में बैठ जाएं, कुछ हो जाएं, आपने अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने आज मीटिंग कर ली, कल को आप मुश्तरका इजलास बुला लें, तब भी वो यही डिमांड होगी। लेकिन क्या ये डिमांड गवर्नमेंट फुलफिल करने की, जैसे मैंने पहले भी कहा पिछले हिस्से में, वो इमरान खान साहब से अगर बात करेंगे और जवाब में फिर कोई नई चीज़ आएगी तो क्या करेंगे आप? पहले गुस्से का इजहार हुआ ना, तो अब DGSPR बार बार तो नहीं ना कहते हर बात को कि जी हमारे क्या फैसले हैं। वो एक दफ़ा फौज ने अनाउंस कर दिया, बदलेगा तो सारी दुनिया देख लेगी ना, लेकिन बीच मैदान में तो नहीं ना आप जंग बदल सकते। आपको तो अब लड़नी है, आपके गले डाली गई है। अफगानिस्तान ने 4 साल हमने मिन्नत तरला किया है, समझाया है प्यार मोहब्बत से, दोस्तों से, तो अब लातों के बूत तो बातों से नहीं ना मानते। अब ठीक है, अब उनके खुन्ने सेके जा रहे हैं, टिका के काम हो रहा है, जो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, हमारी फौज के जवान भी खुश हैं। राना साहब यार हमें कभी आप डाल देते। सर बात ये है, अगर आज मैं चले इसको मैं ज़्यादा सिर्फ आपसे थोड़ा इसको मज़ीद खोल देते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, वो ये कह रहे हैं कि जी आप इमरान खान साहब को ब्रीफिंग में बुलाएं, वो भी साबिक वज़ीर आज़म है, बुलाएं, ये डिमांड है ना, ये कल अटकज़ई साहब ये चाहते हैं, दीगर लोग ये चाहते हैं, मुलाकात उनसे होना, डॉक्टरों की होना, वो तो अलग बात है ना। बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, वो एक बड़ी मुतवाज़न शख्सियत है, अक्रॉस दी आयल उनकी बड़ी इज़्ज़त है। शायद दबे लफ्ज़ों में वो भी ये कहते हैं कि यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने हमारे लीडर को कैद किया हुआ है तो हमारे साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। नहीं, ये कोई PR पब्लिक लिस्टिंग तो नहीं हो रही थी ना, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के इशूज़ थे कि उसके अंदर अगर आप ये बात करेंगे तो फिर आप पीछे रहेंगे ना। जो जनरल साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तो आगे बढ़ रहा है ना, पाकिस्तान ने तो अपने फैसले करने हैं। वो जब इमरान खान थे तो उन्होंने फैसला किया था ना कि क्या मैं जंग कर दूँ, ये एक वज़ीर आज़म का फैसला था। तो कोई जंग हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। एक वज़ीर आज़म बैठा है जिसने कहा नहीं, आपने पहले LOC पे किया, हमने उसका जवाब दे दिया, हम जंग में नहीं गए। आज आप हमारी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, इक़्तिदार आला को किस तरह पामाल करते हैं? आप मुरीद के आते हैं, आप बावलपुर आते हैं, तो फिर आपके ख्याल में यहाँ पे दुआएं करने के लिए बैठ जाते हैं। दवा किस लिए होती है, ये हथियार किस लिए थे? तभी तो कहा था कि जनाब अभी तो हमने 10% माल इस्तेमाल किया है, 90% तो रहता है। और ये आज भी हमारी पोजीशन है, और उसमें भी हमने जितना दिखाया है उससे तो बढ़ के अब हमने कर लिया होगा ना कि 10%। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये क्या था, जो इतनी बड़ी जो कौम थी इंडिया की, उनके साथ 4 घंटे में क्या हुआ। तो हमें नहीं पता कि हमारा बहुत कुछ माल खुल गया है और आइंदा के लिए क्या होगा, तो वो हमारी तैयारी पूरी है। ये जो बात है ना, ये तभी होगी जब उनकी पार्टी सियासत करना सीखेगी। सियासत है गुफ्तगू का नाम, ये कुट्टी शुट्टी करने का काम नहीं है कि आप बात ही ना करें। आप कहेंगे नहीं जी पहले शर्त ही है, पहले आप चले जाते, आपको शायद आज बहुत कुछ मिल जाता उसके बदले में। जनरल साहब, टुवर्ड्स द एंड एज यू सेड, मैं चाहूँगा अगर हम इसको कैलकुलेट कर पाएँ, हमारा कंसर्न एक बहुत बड़ा है जो भी आपने कहा कि ईरान के अंदर इवेंचुअली क्या होगा। हमारी ब्रीफली अगर आप मिलिटरीली इसको थोड़ा सा एनालाइज मुझे कर दें कि हमारी अफगानिस्तान के अंदर एंड गेम क्या है, हम एग्जैक्टली हमारा मिलिट्री टारगेट क्या हो सकता है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं हमारे लाइकली। मिलिट्री की जो एप्लीकेशन हुई है, एक तो पहले इसका कॉन्टेक्स्ट ठीक कर ले जी। ऑपरेशंस है अफगानिस्तान में, कोई जंग नहीं हमारी अफगानिस्तान में। ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान और TTP और TTA है, जारी रहेंगे, उस वक्त तक जारी रहेंगे जब उनकी पॉलिसी कैपिचुलेशन नहीं हो जाती, पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान और टेररिस्ट आउटफिट्स के ऊपर। ये डिसीजन अब टोटल उनके बिहेवियर पे है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी इस जो अभी जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी बिहेवियर चेंज है। बाकी अफगानिस्तान कैसा है, कैसे चल रहे हैं, क्या उन्होंने करना है, पाकिस्तान हैव हैड इनफ। और पाकिस्तान में इस डिबेट को हमें मीडिया पे भी फारूक मुनीफ साहब, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए कि अफगानिस्तान में फलां की हुकूमत होगी, इनका नाम लेना ही बंद कर दें, तो वो खुद ब खुद आप देखेंगे कि पाकिस्तान सेटल होने की तरफ चला जाएगा। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इज बिहेवियर चेंज। ये जब तक इसकी पॉलिसी कैप्चुलेशन नहीं हो जाती, इनकी टेररिज्म के ऊपर अपने आप को डीलिंक नहीं करते, ये ऑपरेशंस न सिर्फ जारी रहेंगे बल्कि और शिद्दत से जारी रहेंगे। और आप पाकिस्तान के अंदर भी इनके जो सपोर्टर्स और अबेटर्स हैं,
इनको इमीडिएटली हमें लॉफेयर के नीचे लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और जनाब आमिर राज साना साहब। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।